नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे के लाइन, एल लाइन और गेटवे मॉड्यूल्स के बारे में। के लाइन और एल लाइन होती क्या है, कहाँ हमारे ये काम आती हैं, इनका मतलब क्या है, और जब हम गाड़ी पे काम कर रहे होते हैं, गाड़ी को डायग्नोस करते हैं, तो तब के लाइन हमारे क्या काम आ सकती है। जैसे कि फ्रेंड, मैंने आपको कैन वाली वीडियो पे, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क की वीडियो में बताया था, हमारी गाड़ी गाड़ी में जब हम स्कैन टूल को कनेक्ट करते हैं, तो हमारी गाड़ी में जो जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, जितने भी ईसीयूज होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं। वो जो भाषा में बात करते हैं, उसे हम नेटवर्क कह देते हैं, उसे हम प्रोटोकॉल्स कह देते हैं, लैंग्वेज कह देते हैं कि ये इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस भाषा में ये एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें ज़्यादातर कैन सिस्टम होता है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क होता है। वो सिस्टम बढ़िया है, वो फास्ट है, 2 वायर्स हमारा सिस्टम है वो। तो ज़्यादातर गाड़ियों में आपको कैन सिस्टम दिखेगा। कैन पे ये हमारी वीडियो नहीं है, हमारी वीडियो ये के लाइन और एल लाइन पे है। कोशिश करूँगा कि मैं के एन एल लाइन के बारे में ही बताऊँ, और जो मैं आपको बताऊँ, मैं इतना ही बताऊँ आपको जो आप गाड़ी पे काम करते हुए, डायग्नोस करते हुए यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, किताबी बातें नहीं करूँगा कि ये इतना पीछे तक ले जाऊँ कि वो उस चीज़ का आपको फ़ायदा ना हो। बातें हम वही करेंगे जो आपके काम आ सके, जितना आपको गाड़ी को डायग्नोस करने के आपके काम आ सके, हेल्प हो सके, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। के लाइन, जैसे मैंने आपको बताया, एक भाषा लेकर चलिए इसे। के लाइन एक भाषा, एक प्रोटोकॉल है जिससे आपका स्कैन टूल आपके ईसीयू के साथ, इसके आपके ईसीएम के साथ। ईसीयू जो होता है वो कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वो कोई भी मॉड्यूल को हम ईसीयू कह देते हैं। ईसीएम जो होता है वो हमारा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल हो जाता है। किसी भी ईसीयू, किसी भी कंट्रोल यूनिट के साथ बातें करने के लिए कोई ना कोई भाषा चाहिए हमें। वैसे ही हमारे ओबीडी पे आपका कनेक्टर, जो आपका ओबीडी कनेक्टर होता है, वहाँ पे जो पुरानी गाड़ियाँ 2005 से पहले जो गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों में आपको के लाइन देखने को मिलती थी, के लाइन या एल लाइन देखने को मिलती थी। होता क्या है, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, नई गाड़ियों में भी कई बार आपको क्या के लाइन देखने को मिलेगी। होता क्या था, पुरानी गाड़ियों में कैन सिस्टम नहीं होता था, उसमें हमारे पास के लाइन होती थी, जिससे हमारा स्कैन टूल इंजन कंप्यूटर के साथ बात कर पाता था। आज की जो नई गाड़ियां हैं उसमें कैन सिस्टम भी होता है और के लाइन भी कई बार होता है, जिसमें क्या होता है कि जो बाकी के मॉड्यूल्स हैं, जो आपकी गाड़ी के अंदर कंप्यूटर लगे हैं, वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं कैन सिस्टम पे, पर वो आपके स्कैन टूल के साथ बात करेंगे के लाइन पे। के लाइन कहाँ पर काम आती है हमारे? कई बार क्या होता है, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं हमारे पास, 2000 के बाद वाली गाड़ियाँ, वो हमारे पास आती हैं, हमारा स्कैन टूल कनेक्ट नहीं होता, हमारा स्कैन टूल बात नहीं करता आपकी गाड़ी के साथ, हमारे पास नो कम्युनिकेशन का फॉल्ट आता है, के लाइन का भी हमारे पास कई बार फॉल्ट आ जाता है। तब आपको होता है कि के लाइन ये है क्या, कैसे हम डायग्नोस करें कि हमारा स्कैन टूल बात क्यों नहीं कर रहा। अगर आपका स्कैन टूल गाड़ी के साथ बात नहीं करेगा, तो हम उसे डायग्नोज नहीं कर सकेंगे। हम कर भी लेंगे, पर एक मुश्किल हो जाएगी, एक रास्ता हमारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें वो हेल्प नहीं मिली जो हमें स्कैन टूल, जो हमें ईसीयू हमें बता देता है कि ये कोड है, तो वो हमें कोड पढ़ के थोड़ा सा मदद हो जाती है कि कौन से रास्ते पे हमने चलना है। अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है जिसमें के लाइन है, और अब आप सोचोगे कि कैसे पता लगेगा कि उस गाड़ी में के लाइन है या नहीं है। जो आपका ओबीडी कनेक्टर होता है, ओबीडी कनेक्टर होता है, उस पर टर्मिनल होता है के लाइन और एल लाइन का। चलिए, जो ये के लाइन और एल लाइन के बारे में हम बात करेंगे, मैं आपको प्रेजेंटेशन पे दिखाऊंगा कि कैसे ये चलता है। शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो के लाइन और एल लाइन पर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है के लाइन, एल लाइन एंड गेटवे मॉड्यूल्स पर। गेटवे मॉड्यूल्स की बात हम बाद में करेंगे कि गेटवे मॉड्यूल्स का क्या काम है गाड़ी में, कैसे हम इसका फ़ायदा क्या है, क्या इसके नुकसान है, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। शुरू पहले करते हैं हम के लाइन पर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास है ये OBD2 प्लग, आपका DLC प्लग है, जो डाटा लिंक कनेक्टर होता है। एक तरफ है जो मेरी गाड़ी का OBD2 है, दूसरी तरफ है जो कि जेनेरिक OBD है, कि कौन सा टर्मिनल का क्या मतलब है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास 7 नंबर और 15 नंबर है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, पॉइंटर से दिखा देता हूँ। हमारे पास जो 7 नंबर है यहाँ पे और 15 नंबर है यहाँ पे,
ये हमारे KN-L लाइन है। जो हमारी 16 नंबर पिन है वो हमारी पावर वाली होती है, और 6 और 14 नंबर हमारी कैन की होती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के कंट्रोलर एरिया नेटवर्क की होती है। सो कैन के बारे में हम बात नहीं करेंगे और किसी की चीज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे के लाइन और एल लाइन के बारे में। सो जैसे कि आप इस ओबीडी में देख सकते हो, हमारे पास 16 नंबर पिन तो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर है हमारी 12 वोल्ट पावर तो है, पर हमारे पास 7 और 15 नंबर का टर्मिनल यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब जो ये गाड़ी है इसमें के लाइन और एल लाइन नहीं है, इसमें हमारे पास है नंबर 6 और नंबर 14 जो हमारी कैन की वायर है। सो ये नई गाड़ी है क्योंकि ये 2019 मॉडल की गाड़ी है। सो इसमें के लाइन नहीं है, पर के लाइन जिस गाड़ी में भी होगा उसके यहाँ एक टर्मिनल होगा और यहाँ एक टर्मिनल होगा जो के लाइन का होगा और एल लाइन का होगा। सो ये है हमारा एक जेनेरिक ओबीडी का लेआउट की कौन सी पिन का क्या काम है, क्या मतलब है उस पिन का। सो के लाइन क्या होती है? सो ये एक भाषा है ISO 9141, ये मैंने यहाँ लिखा है, ये उस नेटवर्क का नाम है जिसका के लाइन और एल लाइन हिस्सा है। सो आप इस नेटवर्क को भी, इस भाषा को भी के लाइन और एल लाइन कह सकते हैं। इसके अलग अलग नाम है अलग अलग कंपनियों में। टोयोटा इसे SIL कहती है, फोर्ड इसे सर्किट 70 कहता है, और ये DLC टर्मिनल 7 और DLC टर्मिनल 15 पे होता है। सो 7 पे आपका होता है के लाइन और 15 पे होता है आपका एल लाइन। और जो इसकी वोल्टेज रेंज होती है वो 0 से 12 वोल्ट होती है। ये मैं आपको थोड़ी देर में एक वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे ये 0 से 12 होती है। और ये जो कम्युनिकेट करता है, जब ये बात करता है आपके ECU SCAN2, जब आपके ECU से बात करता है तो ये पुल डाउन करके, सर्किट को पुल डाउन करके आपका SCAN2 मैसेज भेजता है, और फिर वहाँ से कंप्यूटर पुल डाउन करके सर्किट को मैसेज का रिप्लाई भेजता है। और ये सिग्नल जो है ये 12 वोल्ट पे रेस्ट करता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मतलब क्या है इन चीज़ों का, ISO 9141 का क्या मतलब है, पुल डाउन टू पुल लो टू टॉप का क्या मतलब है, रेस्ट एट 12 वोल्ट का क्या मतलब है। सो ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे हम वीडियो में आगे जाएंगे। सो यहाँ पर जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर आपके DLC टर्मिनल 7 पर, जो आपका OBD है उसके टर्मिनल 7 पर अगर आपकी पिन है कोई, तो वो आपकी के लाइन की पिन है। अगर आपका स्कैन टूल कम्युनिकेट नहीं कर रहा है उस गाड़ी से, आप एक बार अपना वायरिंग डायग्राम चेक कीजिए, पर मोस्ट लाइकली ज़्यादातर 7 नंबर अगर पिन है वहाँ पे, सो आपका स्कैन टूल आपके इंजन कंप्यूटर के साथ के लाइन पे ही बात कर रहा है। तो आपको उसे के लाइन को डायग्नोज करना पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहा है। सो जो के लाइन होती है फ्रेंड्स, उसका मेन मकसद ही, के लाइन और एल लाइन का मेन मकसद ही होता है आपके स्कैन टूल के साथ बात करना। ये कम्युनिकेशन, जो ये भाषा बनाई गई है, इसका एक ही काम है आपके स्कैन टूल के साथ बात करना। डायग्नोस्टिक्स के लिए ये भाषा बनाई गई है। कोई कंप्यूटर, जो गाड़ी के अंदर जो अलग अलग मॉड्यूल्स लगे हैं, वो एक दूसरे के साथ बात के लाइन पे नहीं करते, क्योंकि इस भाषा की स्पीड बहुत कम होती है और वो एक दूसरे के साथ इस भाषा में काम नहीं करते, बात नहीं करते। वो ज़्यादातर कैन में एक दूसरे के साथ बात करते हैं क्योंकि कैन सिस्टम की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सो जो हमारा के लाइन होता है उसका काम होता क्या है कि के लाइन पे, क्योंकि वो एक भाषा है, जब आपने स्कैन टूल कनेक्ट किया, आपने गाड़ी के साथ अपना स्कैन टूल कनेक्ट किया, आपके स्कैन टूल ने आपके इंजन कंप्यूटर को पूछना है कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे बता तेरे पास कोड कौन से हैं। तो वो ECU, वो ECM आपका वो रिप्लाई करेगा आपको स्कैन टूल पर। सो के लाइन पे होता क्या है कि एक टाइम पे, क्योंकि ये सिंगल वायर वाला कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एक टाइम पे एक मैसेज ही हमारे स्कैन टूल की तरफ से ECM को जाएगा, फिर ECM उसका रिप्लाई उसी वायर पे वापस भेजेगा। और जो एल लाइन होती है उससे हमारे स्कैन टूल से मैसेज तो चले जाता है ECM की तरफ, पर ECM का जो रिप्लाई होता है वो के लाइन से ही वापस आता है। सो जरूरी नहीं है कि हर एक गाड़ी में एल लाइन हो और ना हो, पर जिस गाड़ी में के लाइन है वहाँ पे के लाइन होगा, पर एल लाइन होने का जरूरी नहीं होता कि वो शायद हो या ना हो, क्योंकि उसका एक ही काम होता है कि रिक्वेस्ट स्कैन टूल से ECM तक पहुँचा देना, पर वहाँ से रिक्वेस्ट वापस आए या ना आए वो के लाइन से ही वापस आएगी। सो के लाइन ज़्यादा जरूरी है एल लाइन से। अगर आपके पास कभी कोई गाड़ी आती है, कम्युनिकेशन इशू है, पुरानी गाड़ी है जिसमें स्कैन सिस्टम नहीं है, 6 नंबर और 14 नंबर पे नहीं है, उस पर कोई कनेक्शन नहीं है, आपका 7 नंबर पे कनेक्शन है, तो हम के लाइन पे ही चेक करेंगे उस कम्युनिकेशन फॉल्ट को।
आज हमारे पास गाड़ी है जो जिस पे मैंने आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी के लाइन को टेस्ट करके, वो है 2001 मॉडल की मित्सुबिशी मिराज और इसमें के लाइन है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो वायरिंग डायग्राम मैंने निकाली हुई है इसकी। यहाँ पे लिखा है डाटा लिंक कनेक्टर, ये हमारा डीएलसी है, हमारा OBD2 है। 16 नंबर पिन पे हमारी पावर आ रही है जैसे मैंने आपको बताया था। और अगर आप यहाँ पे देखें हमारे नंबर लिखा हुआ है 7। 7 नंबर से हमारे ये ऑरेंज कलर की वायर जा रही है जो कि अलग अलग मॉड्यूल्स को जा रही है। हमारा SRS का ECU है, यहाँ पे लिखा है SRS ECU। ये हमारा एयर बैग्स का ECU है और यहाँ पे हमारा ABS का ECU है, हमारा इंजन कंट्रोल का ECU है, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल का ECU है। ये वायर ऑरेंज यहाँ से होके मेन इस कनेक्टर से होके यहाँ मेन कनेक्टर पे आ रही है और यहाँ से ये अलग अलग मॉड्यूल्स को जा रही है। आप अगर हम यहाँ पे स्कैन टूल कनेक्ट करते हैं इस OBD पे, हमारा स्कैन टूल यहाँ से रिक्वेस्ट डालेगा और ये जो मैसेज जाएगा ये अलग अलग मॉड्यूल्स के पास जाएगा और जो भी हम मॉड्यूल के साथ बात करना चाहेंगे वो मॉड्यूल हमें रिप्लाई बैक करेगा इसी वायर पे स्कैन टूल की तरफ को। ये होता है हमारा, ये एक वायरिंग डायग्राम है जिससे हमें पता लगता है कि ये के लाइन है, ये कौन कौन से मॉड्यूल के साथ हम अपने स्कैन टूल के साथ बात कर रहे हैं। होता क्या है कि कई बार जैसे कि यहाँ से हमारी जो OBD से नंबर 7 की पिन है वो ECM तक जाती है, पर ECM से के अलावा वो किसी और मॉड्यूल के पास नहीं जाएगी ये वायर, और वहाँ मॉड्यूल से मॉड्यूल तक कैन हमारा कंट्रोलर एरिया नेटवर्क हो जाता है। किसी गाड़ी में के लाइन के साथ ही हम हर एक मॉड्यूल के साथ बात कर सकते हैं और किसी गाड़ी में अकेले ECM के साथ बात कर सकते हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के साथ बात कर सकते हैं और बाकी के मॉड्यूल एक दूसरे के साथ कैन सिस्टम पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं के लाइन को टेस्ट कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि कैसे कोई मॉड्यूल चलता है, कैसे वो पुल डाउन, जो मैंने आपको बताया था कि पुल नीचे करके पुल लो करता है वो बात करने के लिए, वो कैसे कर रहा है, कम्युनिकेशन कैसे बनती है। पहले हम ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारी प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, ये गाड़ी है हमारे पास 2001 मॉडल की मित्सुबिशी की मिराज गाड़ी है। सेटअप मैं आपको पहले दिखा दूं कि कौन सा सेटअप किया हुआ है मैंने। ये हमारे पास OBD है फ्रेंड, इसका DLC कनेक्टर है जैसे कि आप देख सकते हो। 16 पिन वाला कनेक्टर है। जो 7 नंबर की पिन है हमारी, यहाँ पे 7 नंबर की जो हमारी पिन है यहाँ पे लिखा है, अगर ध्यान से देखिएगा आप, ये लिखा है सर फ्रेंड्स हमारा, ये यहाँ पे लिखा है, ये जो पिन है ये हमारी 7 नंबर की के लाइन की पिन है और इसी पिन को मैंने पीछे से कनेक्ट किया हुआ है। ये तार लगा के मैंने इसे पीछे से कनेक्ट किया हुआ है, जिस पे मैंने अपने मल्टीमीटर की तार भी लगाई हुई है और स्कोप की तार भी लगाई हुई है। मल्टीमीटर मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है, ग्राउंड मैंने दरवाजे के पीछे लगाया हुआ है, मेरा स्कैन टूल यहाँ पे कनेक्टेड है और ये मेरा स्कोप का सॉफ्टवेयर ऑन है। फ्रेंड्स, करके क्या दिखाऊंगा मैं आपको कि जब हम हमारे कनेक्टर को, OBD कनेक्टर को मैं लगाऊंगा, मैं OBD कनेक्टर को लगाऊंगा, फ्रेंड्स OBD मैंने कनेक्टर लगा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो 0 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, हमारे स्कोप पे भी 0 वोल्ट लिखा आ रहा है। की ऑन करूंगा मैं, हमारे पास आ गया 4 वोल्ट, 4 वोल्ट हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। जब भी हम के लाइन की बात करते हैं हमारे पास कोई ना कोई बायस वोल्टेज होती है। ये हमारी बायस वोल्टेज है, 4 वोल्ट हमारी बायस वोल्टेज है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आनी चाहिए। ये हर एक गाड़ी की डिफरेंट होती है, होंडा की और होगी, क्राइसलर की और होगी, हर एक गाड़ी का ये डिफरेंट होता है। मित्सुबिशी में हमारे पास 4 वोल्ट 4.3 के पास हमारा 22 वोल्टेज आ रही है। और अब जब मैं हमारी गाड़ी की ऑन है, अब करना क्या है कि जब गाड़ी को मैं स्कैन टूल अब कनेक्टेड है हमारा, जब मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ये हमारी जो 22 वोल्टेज है ये बैटरी वोल्टेज के पास चली जाएगी, 12 वोल्ट के पास चले जाएगी। ये भी नॉर्मल है, बिल्कुल 12 वोल्ट के पास जानी चाहिए। वो एक रेस्ट वोल्टेज हो जाती है जहाँ हमारा जो स्कैन टूल है वो गाड़ी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। जब वो ECM के साथ के लाइन पे कम्युनिकेट कर जाएगा तब वो उसके बाद ड्रॉप कर जाएगा 9 वोल्ट के करीब।
जो मित्सुबिशी के हिसाब से 9 वोल्ट होनी चाहिए। सो वहाँ पे हमें अलग अलग कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी। सो हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, मेरे पास हमारा स्कैन टूल यहाँ पे कनेक्टेड है, सिलेक्ट करूँगा मैं गाड़ी, मित्सुबिशी की गाड़ी है ये। मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा लैपटॉप की। मित्सुबिशी की गाड़ी है, मैनुअल गाड़ी नहीं, ऑटोमेटिक गाड़ी है। मैनुअल सिलेक्शन करेंगे हम। 2001 की गाड़ी है, सो 2005 से पहले की। कंट्रोल यूनिट दबाऊंगा मैं। अब वहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 4 वोल्ट है जो हमारी 22 वोल्टेज है, जैसे मैंने आपको मल्टीमीटर पे दिखाया था, वहाँ पे हमारे पास 4 वोल्ट है और यहाँ पे भी हमारे पास 4 वोल्ट दिखा रहा है। और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं, इंजन का, ट्रांसमिशन का, ABS का। अब जब मैं इंजन को दबाऊंगा ये हमारी 12 वोल्ट के पास चले जाएगी, क्योंकि अब हमारा स्कैन टूल है वो ECM को मैसेज भेजेगा कि उसने कम्युनिकेट करना है। सो वहाँ से हमारी कम्युनिकेशन शुरू होगी। अब मैं इसे दबाऊंगा, जैसे ही मैं इंजन कंप्यूटर को दबाएंगा आप वहाँ पे देखिएगा हमारी वेव फॉर्म चेंज हो जाएगी। मैंने इंजन कंप्यूटर को दबा दिया फ्रेंड्स, वो देखिए हम यहाँ पे स्कैनिंग शुरू हो गई है। वहाँ पे हमारे स्कैन टूल ने हमारे कंप्यूटर को पूछना शुरू कर दिया, मैसेज भेजना शुरू कर दिया कि वो कम्युनिकेट करना चाहता है। यहाँ पे वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है और मैसेज हमारे स्कैन टूल से भी जा रहे हैं और इंजन कंप्यूटर से भी वापस आ रहे हैं। अब ये स्कैनिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, 12 वोल्ट से वो 9 वोल्ट पे आ गई है। जब वो 9 वोल्ट पे आ जाती है, ये 9 वोल्ट पे आने का मतलब ये है कि जो हमारा ECM है उसने अब मैसेज वापस भेजने शुरू कर दिए। जब तक वो 12 वोल्ट पे थी, मतलब हमारा स्कैन टूल मैसेज भेज रहा था रिक्वेस्ट के लिए, और जब वो 12 वोल्ट से उतर के 9 वोल्ट पे आ गई है, यानी हमारा ECM है वो अब मैसेज वापस भेज रहा है। जब भी अब कैन लाइन पे काम करते हैं, कैन लाइन एक सिंगल वायर कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। इस पे एक टाइम पे एक ही ECM मैसेज भेज सकता है। हमारा स्कैन टूल भी जब हम गाड़ी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं वो भी एक ECM की तरह बन जाता है, वो भी एक हिस्सा बन जाता है उस कम्युनिकेशन का। इस लाइन पे, कैन लाइन पे एक समय पर एक मैसेज ही ट्रांसफर होता है। सो वो डिपेंड करता है कि स्कैन टूल ECM को भेज रहा है या ECM स्कैन टूल को भेज रहा है। अब आप जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैसेज, एक मैसेज हमारे पास आ रहा है जो हमारा स्कैन टूल उसे भेज रहा है कि हम इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास रीड कोड है, लाइव डाटा है, रेज कोड है। जैसे ही मैं लाइव डाटा को दबाऊंगा हमारे यहाँ पे मैसेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब हमारा स्कैन टूल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। और जब हमारा ECM इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा, मैसेज आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। अभी एक मैसेज आ रहा है वो बढ़ जाएंगे। सो मैं दबाऊंगा लाइव डाटा और वहाँ दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मैसेजेस आने बढ़ चुके हैं क्योंकि हम अब लाइव डाटे पे हैं। ये लाइव डाटा देख रहे हैं हम इस टाइम, और हमारे मैसेजेस भी बढ़ चुके हैं क्योंकि अब वो बात करना चाह रहा है। अब ECM भी है जो रिप्लाई कर रहा है, जो मैसेज हमारा स्कैन टूल भेज रहा है उसका ECM हमें रिप्लाई दे रहा है। जैसे ही मैं इसे एग्जिट करूंगा, अब वो ECM हमें उतने मैसेज नहीं भेज रहा। इसकी वजह से ये हमारा वेव फॉर्म है वो उतनी ज़्यादा भरी नहीं है, अकेला मैसेज आ रहा है हमारे पास। सेम हमारा सिस्टम है वही हमारे TCM के, हमारा जो ट्रांसमिशन का कंप्यूटर है वहीं भी वो भी सेम करेगा। अब ये वोल्टेज 12 पे नहीं जाएगी क्योंकि हमारा जो स्कैन टूल है वो गाड़ी के साथ कम्युनिकेट कर चुका है, उसे हम कहते हैं हैंडशेक। वो हैंडशेक कर चुका है हमारे ECM के साथ। अब वो 9 वोल्ट पे ही रहेगा क्योंकि कम्युनिकेशन बनी हुई है। जब मैं ट्रांसमिशन को दबाऊंगा, अब मैंने ट्रांसमिशन दबा दिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमारा स्कैन टूल इन्फॉर्मेशन भेज रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है वो, और वहाँ पे देख सकते हो हमारे TCM रिप्लाई करना शुरू कर चुका है। TCM ने इन्फॉर्मेशन वापस भेजनी शुरू कर दी है, और जैसे कि आप देख सकते हो TCM ने रिप्लाई किया और यहाँ पे वो कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसका लाइव डाटा दबाऊंगा, वो देखिए वो फिर से एक मैसेज आ रहा है। अब लाइव डाटा दिखाऊंगा, वो देखिए अब वो लाइव डाटा हमारे जो ECM है उसने लाइव डाटा देना हमारे स्कैन टूल को शुरू कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी K लाइन, जो हमारे OBD कनेक्टर पे K लाइन का 7 नंबर, जो टर्मिनल 7 होता है, पिन 7 होता है OBD पे, वो हमारी K लाइन होती है। जो हमारी पिन 15 होती है वो हमारी L लाइन होती है। L लाइन और K लाइन में इतना फ़र्क है कि K लाइन पे मैसेज स्कैन टूल भेजता है और ECM उसे रिप्लाई करता है। L लाइन पे कभी हमारे पास रिप्लाई नहीं आता।
स्कैन टूल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकता है, पर रिप्लाई वो के लाइन पे ही आएगा। सो एल लाइन है जो, वो ऑप्शनल होती है, वो कई गाड़ियों में होती है, कई गाड़ियों में नहीं होती। पर के लाइन जो होती है वो कम, उसमें आप मैसेज भेज भी सकते हैं और ईसीएम मैसेज का रिप्लाई कर भी सकता है। सो ये तो हमारी के लाइन और एल लाइन थी। सो फ्रेंड्स, जो के लाइन में एक और अंतर होता है, के लाइन की स्पीड बहुत कम होती है। ये 10 किलोबाइट पर सेकंड की स्पीड पे चलता है के लाइन। इसकी वजह से हमारी और भी डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आ गए थे, जैसे कि हमारा कैन सिस्टम हो गया है। सो कैन सिस्टम, आज की गाड़ियों में कैन सिस्टम भी होता है और कुछ कुछ गाड़ियों में कैन के साथ साथ के लाइन भी होती है। के लाइन का बस वहाँ पे ये काम होता है कि वो अपने जो जब वो के लाइन आप यूज़ करते हो वो स्कैन टूल के लिए ही होती है बस। सो के लाइन और एल लाइन का मेन मकसद गाड़ी में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होता है और कुछ नहीं होता। बस आपके स्कैन टूल को कनेक्ट करने के लिए के लाइन की कम्युनिकेशन यूज़ की जाती है, पर कंप्यूटर से कंप्यूटर, मॉड्यूल से मॉड्यूल कम्युनिकेशन के लिए के लाइन यूज़ नहीं की जाती। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, हमने अपना स्कैन टूल है जो वो कनेक्ट किया ओबीडी के साथ। वो हमारा टर्मिनल 7 था, उसे हमने बैक प्रोब कर दिया और लैब स्कोप हमारा कनेक्ट कर दिया। और जब वो हमने कनेक्ट किया, हमारे पास एक बायस वोल्टेज आ गई। जैसे मैंने वीडियो में बताया आपको, एक बायस वोल्टेज थी हमारी, 4 वोल्ट की बायस वोल्टेज थी। वो 0 वोल्ट होता है हमारा सिस्टम। जब हम की को ऑन कर देते हैं, हमारे पास 4 वोल्ट की बायस वोल्टेज आ जाती है। सो ये बायस वोल्टेज का क्या काम है? बायस वोल्टेज सर्किट मॉनिटरिंग के लिए होती है, और बायस वोल्टेज का काम होता है कि किसी सर्किट को, किसी वोल्टेज लेवल को 0 से ऊपर रखना, ताकि वो स्विच कर सके ऊपर नीचे। सो इस गाड़ी में, मित्सुबिशी की गाड़ी में, हमारे पास 4 वोल्ट बायस थी जब मैंने की ऑन की। और की ऑन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे 4 वोल्ट आ गई थी। और 4 वोल्ट का बायस का यहाँ पे हमारा ये मतलब है कि हमारी हर एक गाड़ी की बायस वोल्टेज अलग होती है। कि मित्सुबिशी की गाड़ियों की अलग होती है, निसन की गाड़ियों की अलग होती है, होंडा की अलग होती है। ये आपको धीरे धीरे चेक करके पता लग जाएगा कि कौन सी गाड़ी की कौन सी है। पर ये जो मॉडल होते हैं गाड़ियों में, उनमें फ़र्क नहीं होता। अगर होंडा की सिविक में बायस वोल्टेज 4 है के लाइन पे, तो वो होंडा की अकॉर्ड गाड़ी में भी सेम ही होगा। सो वो सेम रहती है हमारी बायस वोल्टेज, चाहे वो अगर वो होंडा की कोई भी गाड़ी हो। सो होंडा की जो बायस वोल्टेज है वो अगर 4 के पास है तो 4 ही होगी, मित्सुबिशी की 8 के पास है तो 8 ही होगी। ये गाड़ी मित्सुबिशी की है, इसकी 4 के पास है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 वोल्ट बायस वोल्टेज आ चुकी है। सो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास 4 वोल्ट बायस वोल्टेज थी। स्कैन टूल मैंने कनेक्ट कर दिया था। जैसे ही मैंने स्कैन टूल पे गाड़ी के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया, हमारी वोल्टेज 12 पे चली गई। 12 पे जाने का क्या मतलब है? 12 पे जाने का ये मतलब ये है कि हमने उस व्हीकल को सिलेक्ट कर लिया है। जब आप उस व्हीकल को सिलेक्ट कर लेते हो, हमारी वोल्टेज 22 वोल्टेज से ऊपर उठकर 12 वोल्ट के पास आ जाती है, बैटरी वोल्ट के पास आ जाती है इस गाड़ी में। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी 4 वोल्ट बायस थी, और जब ये 12 पे आ गई, जब मैंने बटन दबाया कि मैं गाड़ी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो हमारी 12 पे आ गई। और जैसे ही मैंने हमारा ECU, हमारा इंजन का कंट्रोल मॉड्यूल दबाया या ट्रांसमिशन का कंट्रोल मॉड्यूल मैं दबाता हूँ, तो कम्युनिकेशन होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये नीचे को आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे को आता है, ऊपर जाता है, फिर अब जहाँ से नीचे आता है, यहाँ नीचे है, ऊपर जाता है। सो यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन वो करना शुरू कर देता है हमारे कंट्रोल मॉड्यूल के साथ, जिसके साथ भी हम बात करना चाहते हैं। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये पुल लो करता है, नीचे पुल करता है बात करने के लिए। सो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि वो नीचे पुल कर रहा है बात करने के लिए, और दोबारा 12 पे जा रहा है। सो वो इस टाइम मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट है, हमारा जो स्कैन टूल है वो कम्युनिकेट करने की बात कोशिश कर रहा है। वो ECM से रिक्वेस्ट कर रहा है, मैसेज भेज रहा है ECM को कि हमें तुमसे बात करनी है। तो वहाँ पे जब ये हमारी 12 से 9 वोल्ट के पास आई, उसको हम कहते हैं कि हैंडशेक। हाथ मिला लिया है आपने, आपके स्कैन टूल ने और मॉड्यूल ने हाथ मिला लिया है, अब वो एक दूसरे के साथ बात करेंगे। सो यहाँ पे उसे हम हैंडशेक कहते हैं। हमारी टेक्निकल टर्म उन्होंने टेक्निकल टर्म ही बनाई हुई है हैंडशेक की। हमारे स्कैन टूल ने हमारे मॉड्यूल के साथ बात करनी यहाँ पर शुरू कर दी है, और यहाँ से वो
पुल डाउन कर रहा है हमारे सर्किट को और बात करनी उसने शुरू कर दी है। सो 9 वोल्ट पे हमारी मित्सुबिशी की गाड़ी के लाइन पे बात करती है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर में कि जब तक हम बात नहीं कर रहे थे, हम स्टेडी थे, हम कोई ऑप्शन यूज़ नहीं कर रहे स्कैन टूल से, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा मैसेज नहीं जा रहे गाड़ी की तरफ, हमारे ईसीएम को इतने मैसेज नहीं जा रहे। जब हमने लाइव डाटा के लिए बटन दबाया या कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली तो हमारे पास मैसेजेस बहुत ज़्यादा है। जितनी बार ये नीचे को जाएगा, यानी ये नीचे जा रहा है बात करने के लिए, ये नीचे जाने की ये रेखा है जो नीचे जाने वाली, ये रेखा नहीं है, ये मैसेज है कि वो बात करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ, इसी वजह से वो नीचे जा रहा है। सो इस चीज़ का हमें फ़ायदा क्या है? अगर तो आपके पास कभी कोई कैन इशू आता है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई कैन इशू आता है, नो कम्युनिकेशन इशू आता है, आपने कैन इशू नहीं, आपने के लाइन का इशू आता है, तो आपने के लाइन चेक करनी है। आपने देखना है कि कौन सी आपके पास गाड़ी है, उसकी बाइस वोल्टेज कितनी है। अगर आप श्योर नहीं है बाइस वोल्टेज को, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उस गाड़ी की बाइस वोल्टेज कितनी हो सकती है। बाइस वोल्टेज आपने मल्टीमीटर के साथ चेक करनी है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, मल्टीमीटर के साथ भी आप चेक कर सकते हो। वो मल्टीमीटर इतना फास्ट नहीं होता, आप डाटा नहीं देख, मैसेज नहीं देख सकते, पर आप ये चेक कर सकते हो कि कब वो आपकी वोल्टेज बायस पे थी, कब वो उसने बात करनी शुरू की, कब वो हैंड शेक हुआ, कब उसने हाथ मिलाया और कब वो कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ होनी शुरू हो गई। तो वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपके कोई कम्युनिकेशन इशू है तो के लाइन पे बहुत सिंपल से टेस्ट है, मल्टीमीटर आपने कनेक्ट करना है, की ऑन करनी है और देखना है आपके पास कितनी वोल्टेज आ रही है। और जब आप गाड़ी को स्टार्ट कर देते हो या स्कैन टूल को कनेक्ट कर देते हो तो वो वोल्टेज 12 से हटकर 9 वोल्ट पे आती है या नहीं। मित्सुबिशी की गाड़ियों में, दूसरी गाड़ियों में थोड़ा सा फ़र्क होगा। अगर आपके पास कोई गाड़ी आती है जो बिल्कुल ठीक है, जिसमें के लाइन का कोई इशू नहीं है, आप स्कैन टूल लगा के मल्टीमीटर लगा के एक बार चेक जरूर कीजिएगा, ताकि आप उसे लिख कर रख सके कि अगली बार हमारे पास होंडा की या कोई भी ऐसी गाड़ी आती है तो हमें पता हो कि इसकी बायस वोल्टेज और इसकी जो रेस्ट वोल्टेज है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास मित्सुबिशी की 22 वोल्टेज ये 4 के करीब होती है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। होंडा की जो 22 वोल्टेज है वो 8 के करीब होती है, निसन की 10 के करीब होती है, किया और हायुंडाई की 8 के करीब होती है 22 वोल्टेज। ये मैं भी जब गाड़ियों पे काम करता हूँ, मैं ये चीज़ें लिखता रहता हूँ कि किस गाड़ी की कितनी 22 वोल्टेज होती है, क्योंकि ये सर्विस मैनुअल में वो कभी नहीं बताते, कोई गाड़ी कंपनी ये इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं करती। ये धीरे धीरे हमें ही गाड़ियों पे काम करते हुए ये इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ती है कि कौन सी गाड़ी की कितनी 22 वोल्टेज होती है, कि अगली बार मेरे पास होंडा आए तो मुझे पता हो कि जब मैं अपना मल्टीमीटर कनेक्ट करूंगा, की ऑन करूंगा, स्कैन टूल की तरफ से ईसीएम के साथ बात करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे पास 8 वोल्ट की 22 वोल्टेज होनी चाहिए। उसके बाद जो वोल्टेज वो इंक्रीज़ होगी या उसके बाद बात नीचे आएगी वो अलग बात है। तो मेरे पास 22 वोल्टेज आ रही है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार ये 22 वोल्टेज आपका स्कैन टूल प्रोवाइड करता है, कई बार हमारा ईसीएम प्रोवाइड करता है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी गाड़ी पे काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा के लाइन पे छोटी सी प्रेजेंटेशन की के लाइन होती क्या है, कैसे ये काम करती है, इसका सिस्टम कैसे चलता है, मैसेज कैसे चलते हैं, आप स्कैन टूल को कनेक्ट करते हो तो क्या होता क्या है गाड़ी में, जब के लाइन पे आप कनेक्ट करते हो मैसेज कैसे जाता है, कैसे उसका रिस्पॉन्स हमारा ईसीएम हमें देता है। ये चीज़ आप सोच रहे होगे कि ये काम कब आएगा हमारे, ये सारी चीज़ों का कैसे हम देखेंगे कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, जहाँ फ़ायदा कहाँ होगा। तो फ़ायदा फ्रेंड्स यही है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आपको के लाइन का कोई इशू आए, कम से कम आपको पता हो कि ये चल कैसे रहा है। किसी चीज़ की वर्किंग या फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी हैं जानने के लिए, चाहे वो आज आपको काम आए या ना आए, पर कभी ना कभी ऐसी एक गाड़ी आएगी जहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी और आपको पता होना चाहिए कि ये के लाइन है तो इस पे बायस वोल्टेज होगी, ये पुल लो करेगा बात करने के लिए। अगर आपके पास लैब स्कोप होगा तो आपको पता होगा कि क्या आप देखना चाहते हैं लैब स्कोप पर। फ्रेंड्स, ये थी हमारी के लाइन पर छोटी सी प्रेजेंटेशन। एल लाइन भी हमारी सिमिलर होती है, एल लाइन पे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वो बस उसमें हमें मैसेज वापस नहीं आते ईसीएम से, ईसीएम उस पे वापस नहीं करता, वो के लाइन पे वापस करता है। इतना फ़र्क होता है हमारे के लाइन और एल लाइन पर।
सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे गेटवे मॉड्यूल्स की। बहुत से मेरे मित्र हमें पूछ रहे थे कि गेटवे मॉड्यूल का क्या मतलब है। कई बार कोड आता है, गेटवे मॉड्यूल का कोड आता है, जब कई बार हम वैसे ही कुछ ना कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते थे, हमें पता लगता है कि गेटवे मॉड्यूल ठीक नहीं है। ये गेटवे का काम क्या होता है? सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि गाड़ी में बहुत से कंप्यूटर लगे हैं, बहुत सी अलग अलग भाषाएं आजकल गाड़ियों में आती हैं। पुरानी गाड़ियों में जैसे के लाइन मैं आपको बता रहा हूँ वो थी, या कम्युनिकेशन कंट्रोलर एरिया नेटवर्क होता था, कैन नेटवर्क होता था। पर आज की गाड़ियों में हमारे पास कैन भी है, आपके पास लिन भी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास कैन है, यहाँ पे हमारे पास लिन बस है, यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्स रे है, यहाँ पे हमारे पास इंफोटेनमेंट कैन है, जो कि हम मोस्ट भी कह देते हैं उसे। सो अलग अलग भाषाएं होती हैं एक गाड़ी में। हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ, हर एक मॉड्यूल एक दूसरे के साथ डिफरेंट भाषा में काम बात कर रहा है। सो अलग अलग भाषाओं का काम क्या है? जो इन्फॉर्मेशन कई बार बहुत फास्ट पहुंचानी होती है, दूसरी तरफ बहुत जल्दी पहुंचानी होती है, उस वो वहाँ पे हम तेज़ भाषा का काम फ़ायदा लेते हैं। सो इंफोटेनमेंट मल्टीमीडिया सिस्टम में हम मोस्ट का काम लेते हैं। मोस्ट होती है मीडिया ओरिएंटेड लैंग्वेज, वो बहुत फास्ट होती है। जो आपका डिस्प्ले होती है उस पर वीडियो पहुँचानी, उसके लिए हमें बहुत फास्ट स्पीड वाला नेटवर्क चाहिए, वहाँ पे मोस्ट काम आ जाता है। सो अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, ये इनकी अलग अलग स्पीड होती है, इनके बारे में हम फिर बात करेंगे। सो गेटवे का क्या काम होता है? गेटवे जैसे कि वो नाम बता रहा है, गेटवे जितनी भी अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे गाड़ी में, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, हर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ जो बात करेगा वो बात गेटवे से होकर निकलेगी, अगर उसकी भाषा अलग है। तो मानिए कि एक तरफ कोई मॉड्यूल है जो कैन पे बात कर रहा है, दूसरी तरफ कोई मॉड्यूल है जो लिन बस पे का बात कर रहा है। अगर वो दोनों मॉड्यूल अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, भाषा में बात कर रहे हैं, एक दूसरे की भाषा समझने के लिए वो एक मॉड्यूल जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा वो गेटवे से होकर निकलेगी, और वो गेटवे क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर देगा, वो उसको बदल देगा ताकि दूसरे मॉड्यूल उस बात को समझ सकें। सो गेटवे मॉड्यूल का काम ये होता है कि ये ट्रांसलेट करता है अलग अलग भाषा, जो गाड़ी में अलग अलग मॉड्यूल जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो उसको हर एक मॉड्यूल समझ सके उस भाषा को, उसका काम गेटवे का होता है। किसी ट्रांसलेटर का काम, जो ट्रांसलेटर का काम होता है वो गेटवे मॉड्यूल करता है। अगर मैं पंजाब से गुजरात जाऊं और मुझे गुजराती नहीं आती, मैं एक ट्रांसलेटर यूज़ करता हूं, मैं एक वो इंसान यूज़ करता हूं, वो दोस्त यूज़ करता हूं जो मेरी भाषा को गुजराती में बदल के गुजराती दोस्त को बता सके, और गुजराती भाषा को बदल के मुझे पंजाबी में बता सके। वो गेटवे है, क्योंकि हम दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, हम दो भाई अलग भाषा बोल रहे हैं, और जो बीच वाला है वो मेरी भाषा को बदल के उसे दूसरी भाषा ट्रांसलेट करके वही मतलब बता रहा है, और वो उसकी भाषा को ट्रांसलेट करके मुझे बता रहा है। वो गेटवे है। सो जो गाड़ी में गेटवे मॉड्यूल होता है, हर एक कम्युनिकेशन उस गेटवे मॉड्यूल में से होकर निकलती है। सो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई गाड़ी आती है, उसका गेटवे मॉड्यूल फेल हो जाता है, तो ज़्यादातर बहुत से मॉड्यूल एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो गेटवे मॉड्यूल ही है जो एक दूसरे के साथ सबकी बात करा रहा है। अगर वो खुद ही खराब हो गया तो कोई मॉड्यूल किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अकेला आप ECM या TCM के साथ बात कर पाते हो, क्योंकि वो OBD से अलग कम्युनिकेशन, एक भाषा हमारे ECM तक होती है, इंजन कंप्यूटर तक होती है, जिससे आप बात कर सकते हो। सो अगर आपका गेटवे मॉड्यूल खराब होता है कभी, तो वो हर एक सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। डिपेंड करता है ये वो उसे कैसे वायर किया गया, उसे कैसे अटैच किया गया है सिस्टम के अंदर। और गेटवे का फ़ायदा भी ये है क्योंकि अलग अलग स्पीड की जो हमारी भाषाएं हैं उसे वो यूज़ कर लेते हैं गेटवे के अंदर डाल के। सो गेटवे अलग अलग गाड़ियों में गेटवे का अलग अलग काम होता है। काम सेम होता है, अलग अलग ECU हैं वो गेटवे का काम करते हैं। कई बार आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गेटवे होता है, जिसको आप गेटवे की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, गेटवे का काम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को दे देते हैं। कई बार कंपनी वाले BCM को गेटवे का काम दे देते हैं। सो अलग अलग मॉड्यूल्स गेटवे का काम कर सकते हैं। तो कई बार एक अलग मॉड्यूल ही डाल देते हैं, वो गेटवे मॉड्यूल डाल देते हैं, और जिससे जो ये काम करता है। अगर आप वायरिंग डायग्राम खोलोगे आप देखेंगे कि ECM है वो कैन पे बात कर रहा है, TCM है वो कैन पे बात कर रहा है, पर ये जो एक मॉड्यूल है हमारे पास अलग, वो फ्लेक्स रे पे बात कर रहा है। और ये सारी तारें
कहीं ना कहीं घूमकर आपके गेटवे मॉड्यूल तक पहुंच रही होंगी, क्योंकि वो उन्होंने उसके अंदर से ही ट्रांसलेट होकर बाहर आना है। तो वायरिंग डायग्राम आप कभी भी चेक करेंगे और देखेंगे कोई ऐसा मॉड्यूल जिसके अंदर सारी डिफरेंट तारें जा रही हैं, कम्युनिकेशन की तारें जा रही हैं, वो आपका गेटवे मॉड्यूल होगा। हर एक गाड़ी में गेटवे मॉड्यूल नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम गाड़ियां सेम ही भाषा में सारे के सारे मॉड्यूल बात करते हैं, वहाँ पे गेटवे मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर वॉक्सवैगन बहुत पहले से गेटवे मॉड्यूल्स को यूज़ करती आ रही है। जितनी भी वॉक्सवैगन की गाड़ियाँ, ऑडी हो गई, वॉक्सवैगन हो गई, पोर्शे हो गई, सो इनमें गेटवे मॉड्यूल पहले से आ रहा है। जीप की गाड़ियाँ, जो नई जीप की गाड़ियाँ, उनमें गेटवे मॉड्यूल है, उनमें भी सिक्योरिटी गेटवे मॉड्यूल है कि जब आप स्कैन टूल कनेक्ट करते हो पहले वो गेटवे के साथ बात करता है और गेटवे फिर आगे बाकी मॉड्यूल के साथ आपकी बात कराता है। सो वो एक सिक्योरिटी गेटवे हो चुका है आपका। सो गेटवे का काम वही है कि वो दरवाजा एक तरीके से हर एक मॉड्यूल की एक दूसरे के साथ बात कराने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो के लाइन, एल लाइन पे और गेटवे मॉड्यूल्स पे कि इनका काम क्या होता है, मतलब क्या है इनका गाड़ी के अंदर, कैसे हम अगर हमारे पास कोई इशू आता है तो कैसे हमें पता लगे कि ये इशू गेटवे मॉड्यूल्स का है या ये के लाइन का है। अगर वो है, कम से कम आपको नॉलेज हो उस चीज़ की, आपको आइडिया हो कि ये इशू हो सकता है। आपके पास स्कैन टूल कनेक्ट करते हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रही, तो आपके दिमाग में हो कि यार गेटवे मॉड्यूल तो नहीं है इस गाड़ी में। सो आपको पता होना चाहिए कि गेटवे मॉड्यूल होता क्या है, के लाइन होता क्या है और एल लाइन होता क्या है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली बार।